आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बीए फाइनल पॉलिटिकल साइंस प्लेटो से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लेटो का साम्यवाद। तो प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से किस प्रकार से भिन्न है। दूसरे शब्दों में, संपत्ति विषय के साम्यवाद के संबंध में प्लेटो के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख स्रोत क्या हैं। प्लेटो के साम्यवाद की तुलना आधुनिक साम्यवाद से करते हुए दोषों के बीच अंतर बताइए। तो आज की क्लास में हम प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित जो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था। आदर्शवादी विचारक जिन अवधारणाओं को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, उन्हें वह बिना किसी शंका के अपनी आदर्श व्यवस्था में स्थापित करता है। जब प्लेटो रिपब्लिक में अपने आदर्श समाज व्यवस्था का वर्णन करता है, तो वह एक नूतन साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश भी करता है। उसकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है आत्मा में ज्ञान को जागृत करना। तो साम्यवादी व्यवस्था की उस ज्ञान ज्योति को निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए आवश्यक सामाजिक पर्यावरण तैयार करना है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में प्लेटो ने प्रस्तुत किए। प्लेटो ने जिस साम्यवादी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, वह यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित है। उस समय सिसिली का शासक डायोनिसियस प्रथम आर्थिक राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारण नष्ट हो गया था। अतः इस समस्या के हल के लिए उसने संपत्ति के साम्यवाद की योजना रखी, जिसमें उसने अपने दार्शनिक शासक को संपत्ति से वंचित रखा कि जो राजा है, जो शासक है, उसके पास में किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति है वो शासक को पथभ्रष्ट कर देती है। इसके अलावा उस समय यूनानी जीवन पुरुष प्रधान था और स्त्रियों की हालत अत्यंत खराब थी। उन्हें घर की चारदीवारी में बंद रखा जाता था। प्लेटो ने नारियों की दशा को सुधारने के लिए नारी सम्मान का नारा दिया और स्त्रियों के साम्यवाद की योजना रखी। इस दृष्टि से प्लेटो वह प्रथम विचारक था जिसने नारी मुक्त आंदोलन का सूत्रपात किया, और यह एक बहुउद्देशीय योजना थी। तो ये तो है प्लेटो के साम्यवाद के संबंध में एक सामान्य जानकारी। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के साम्यवादी विचारधारा के स्रोत, यानी प्लेटो ने जो साम्यवाद के संबंध में जो अपने विचार प्रस्तुत किए, उनके प्रमुख स्रोत कहाँ से हैं, यानी प्लेटो को साम्यवाद के संबंध में जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, किन किन स्रोतों से उसको साम्यवाद संबंधी प्रेरणा मिली प्लेटो को। तो प्लेटो के जो साम्यवादी विचारधारा है उसके प्रमुख स्रोत है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो का साम्यवाद एक साध्य न होकर के न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना करने का एक साधन मात्र था। उसके अनुसार यदि शासकों और सैनिकों की व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के बंधनों से मुक्त रखा जाएगा, तो वे अपने दायित्व निस्वार्थ और विवेकपूर्ण ढंग से निभा सकेंगे। देखो, पहले तो क्या है कि प्लेटो की एक मनोवैज्ञानिक सोच थी कि यदि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग यदि इनको संपत्ति और परिवार से यदि इनको मुक्त रखा जाएगा, तो ये दोनों ही वर्ग अपना जो दायित्व है, अपना जो कर्तव्य है, उसको निस्वार्थ और बहुत ही सही ढंग से वो उसको निभा सकेंगे। तो ये तो है प्लेटो की सोच थी। दूसरा है फिर राजनीतिक आधार। प्लेटो के अनुसार राजनीतिक कार्य कुशलता बनाए रखने की दृष्टि से राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का अलग अलग हाथों में रहना जरूरी है, क्योंकि एक ही हाथ में दोनों शक्तियों के रहने से उनके जो परिणाम है वो घातक निकलते हैं। तीसरा है दार्शनिक आधार। प्लेटो का साम्यवाद अभिभावक वर्ग है, यानी अभिभावक वर्ग में कौन आते हैं, शासक और सैनिक वर्ग। कहने का मतलब कि एक तरह से राज्य की जो बागडोर जिस वर्ग के हाथों में है, प्लेटो ने उसको अभिभावक वर्ग कहा है, और उसमें आते हैं शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है। यानी साम्यवाद किसके लिए है, केवल अभिभावक वर्ग के लिए, शासक और सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद अपरिग्रह है और आदर्श राज्य के पतन करने वाले तत्वों से दूर है। अब है अगला आधार
या प्रेरणा का स्रोत वो है दार्शनिक आधार। प्लेटो का साम्यवाद अभिभावक वर्ग, शासक और सैनिक के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद अपरिग्रह है और आदर्श राज्य के पतन करने वाले तत्वों से दूर है। चौथा स्रोत है व्यवहारिक आधार। प्लेटो के अनुसार शासन संचालन का अधिकार विवेक युक्त और सद्गुणी व्यक्तियों को है, जिन्हें प्लेटो ने संपत्ति से वंचित रखा है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से हम समझ सकते हैं कि प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा के स्रोत यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित साम्यवादी विचार ही थे। अब है देखो प्लेटो के साम्यवाद के प्रमुख सिद्धांत, यानी प्लेटो ने साम्यवाद के संबंध में प्रमुख सिद्धांत क्या दिए। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है या प्लेटो के साम्यवाद संबंधी जो योजना है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है संपत्ति के संबंध में साम्यवाद है और दूसरा है पत्नियों का साम्यवाद। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संपत्ति संबंध में जो साम्यवाद था वो क्या था प्लेटो का। तो प्लेटो की दृष्टि से संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का एक आवश्यक साधन नहीं है, यह प्लेटो का मानना था। इसके विपरीत वह संपत्ति को मानव उन्नति का बाधक तत्व मानता है। यह उसे जीवन के सच्चे ध्येय से गिरा देती है और उसके श्रेय की प्राप्ति में एक तरह से बाधा डालती है। व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा मानव उन्नति का प्रतीक नहीं है, किंतु उसके ह्रास और पतन का प्रतीक है। देखो सबसे पहले जो बात प्लेटो ने कही वो यह कही कि संपत्ति है वो व्यक्ति के विकास में बाधा डालती है। अतः कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई संपत्ति है वो व्यक्ति के विकास में सहायक है, लेकिन प्लेटो इसके ठीक विपरीत था। उसने ये कहा कि संपत्ति है वो मानव उन्नति का प्रतीक नहीं है वरन उसके पतन का कारण है। रूसो की भांति प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था के अभ्युदय को मानव पतन का मूल कारक मानता था। यानी मानव पतन का जो मूल कारक है उसमें महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति का उदय। व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही व्यक्ति में लालच, लोभ, मोह और संचय की दूषित प्रवृत्तियां विकसित हुई है। यानी संचय का मतलब इकट्ठा करना, धन संचय करना, यानी जो एक तरह से जो बुरी प्रवृत्तियां जैसे लालच है, लोभ है, मोह है, ये किस कारण से है, ये व्यक्तिगत संपत्ति के कारण है। अतः वह मानता था कि उसके आदर्श राज्य में शासक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से मुक्त रखा जाना चाहिए। उसने अपने अनुभव से ज्ञान लिया था कि एथेंस का सामाजिक जीवन व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही बटा हुआ है। एक और धनवान संपन्न लोग धन के देता के कारण दूषित जीवन यापन कर रहे हैं और दूसरी ओर निर्धन लोग अभाव की जिंदगी काट रहे हैं। एक नगर राज्य के संपन्न लोगों का लगाव संपर्क दूसरे नगर राज्य के संपर्क वर्ग से था। वे राजनीतिक षड्यंत्र में लगे रहते थे। तो देखो ये था संपत्ति के संबंध में एक सामान्य विचार प्लेटो का। तो प्लेटो ने यह कहा कि जो संपत्ति है वो नहीं होना चाहिए, संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति है वो व्यक्ति के विकास के मार्ग में बाधा डालता है। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य। अब देखो प्लेटो जो संपत्ति का जो साम्यवाद करना चाहता था तो इसके पीछे प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उद्देश्य था राजनीतिक सत्ता को आर्थिक सत्ता से पृथक करना। प्लेटो मात्र काल्पनिक विचारक नहीं था, उसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का व्यवहारिक ज्ञान था। उसने देखा कि लोग राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत संपत्ति के संचय में लग जाते हैं तथा राजनीतिक पदों का आर्थिक लाभ प्राप्ति का साधन मानते थे। जनसेवा तो एक ऊपरी आहवान मात्र था, यानी जनसेवा तो केवल दिखावा मात्र था, बल्कि लोगों का जो वास्तविक उद्देश्य था वो था व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा देना। प्रजातंत्र में राजनीतिक सत्ता आर्थिक सत्ता से मिलकर के भ्रष्टाचार को जन्म देती है। अतः वह समझ गया था कि यदि आदर्श राज्य को स्थापित करना है तो शासक को पूर्णतया आर्थिक शक्ति से मुक्त रखा जाए, आर्थिक सत्ता से उसको मुक्त रखा जाए। तो पहली बात तो क्या थी कि जो प्लेटो है वो राजनीतिक सत्ता को आर्थिक सत्ता से अलग करना चाहता था। दूसरा है स्वच्छ प्रशासन की स्थापना के लिए। प्लेटो जानता था कि जब राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत संपत्ति के कारण दूषित हो जाता है तो उसके अधीन कर्मचारी वो भ्रष्ट क्यों नहीं होंगे। अतः प्रशासन को यदि स्वच्छ, जनोपयोगी, जनोन्मुखी बनाना है तो शासक को व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए। यदि हमें एक साफ सुथरा
प्रशासन की स्थापना करनी है तो इसके लिए आवश्यक है कि जो शासक वर्ग है, भले चाहे उसमें कर्मचारी आए, शासक आए, उनके पास में संपत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति यदि होगी तो वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे, वो संपत्ति को बढ़ावा देने में लगे रहेंगे और एक अच्छा शासन है वो नहीं चला पाएंगे। अगला है उद्देश्य राज्य की संपूर्ण एकता के लिए। राज्य के सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आपस में संघर्ष करते हैं, इसी से गुटबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। राज्य को स्वायवी एकता भंग हो जाती है, एक राज्य में दो राज्य बन जाते हैं। जब व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी तो शासकों में हित की भिन्नता के कारण पैदा हुए संघर्ष भी नहीं होंगे और सब अधिकार की बजाय समर्पित कर्तव्य की ओर ध्यान देंगे, इससे स्वायवी चेतना बढ़ेगी। तो राज्य की संपूर्ण एकता के लिए भी संपत्ति का साम्यवाद बहुत जरूरी था। चौथा उद्देश्य है निर्लिप्तता की भावना। प्लेटो की वाणी एक संत की वाणी है जिसे इस संसार के वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है, उसे तो व्यक्ति की चरम उन्नति में रुचि है। एक निर्लिप्त संत ही ज्ञान के सच्चे सुख को अनुभूति कर सकता है। अतः दार्शनिक राजा का निर्लिप्त जीवन रखा जाना प्लेटो के लिए स्वाभाविक था। यह तभी संभव है जब उसके दार्शनिक राजा को संपत्ति के आकर्षण से मुक्त रखा जाए। तो ये था देखो प्लेटो के संपत्ति के संबंध में प्रमुख संपत्ति के प्लेटो के उद्देश्य, यानी प्लेटो है वो संपत्ति का साम्यवाद क्यों करना चाहता था, इसके पीछे उसके क्या उद्देश्य, तो ये प्रमुख उद्देश्य थे। अब देखो प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। पहला है यह मात्र संरक्षक वर्ग के लिए था। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की रचना केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी। उत्पादक वर्ग को तो संपत्ति की अर्जित करने की पूरी छूट होगी। वह मानता था कि उत्पादक वर्ग में वासना की प्रधानता होती है, अतः उसे संपत्ति के आकर्षण से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि उत्पादक वर्ग को यदि लालच नहीं देगा तो वो फिर क्यों मेहनत करके क्यों वो उत्पादन करेगा। इसलिए उत्पादक वर्ग को तो संपत्ति अर्जित करने की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन जो संरक्षक वर्ग है उसको संपत्ति की छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो प्लेटो ने जो संपत्ति का जो साम्यवाद की जो कल्पना की वो किसके लिए थी, वो मात्र संरक्षक वर्ग के लिए थी। दूसरा है व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव। प्लेटो संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व को व्यक्तिगत स्वामित्व से बेहतर समझता है। पाइथागोरस के अनुयायियों की बात प्लेटो भी मित्र की संपत्ति सबकी संपत्ति के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। शासक वर्ग के पास व्यक्तिगत रूप में न तो जमीन होगी और न जायदाद, वे बैरकों में सामूहिक जीवन व्यतीत करेंगे। और अगली विशेषता है प्लेटो के साम्यवाद की, वो है धन का संचय नहीं करने। प्लेटो का शासक वर्ग किसी भी प्रकार के संचय में नहीं लगेंगे, उनकी तमाम आवश्यकताएं राज्य द्वारा पूरी की जाएंगी। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से मुक्त होकर परम आदर्श की आराधना कर सकेगा। चांदी और सोना तो उसके चारित्र्य के गुण के कारण मौजूद होगा ही नहीं, वे बाहरी धातु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकेंगे। तो प्लेटो का साम्यवाद की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि कोई भी है व्यक्ति है वो धन का संचय नहीं करेंगे। अगली विशेषता है इस साम्यवाद का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति है, न कि भौतिक लक्ष्य। प्लेटो का साम्यवाद किसी भौतिक समस्या से प्रेरित नहीं है, अपितु मानव की आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यक शर्त के रूप में है। यह मानव की कमजोरियों को समझता था, अतः जड़ से आध्यात्मिक रोग के निदान के रूप में साम्यवादी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। सेबाइन कहता है कि शासन पर संपत्ति के हानिकारक प्रभाव का प्लेटो को इतना अटूट विश्वास था कि जहाँ तक सैनिकों तथा शासकों का संबंध है, इस अभिशाप को दूर करने के लिए स्वयं संपत्ति का उन्मूलन कर देने के लिए अतिरिक्त और दूसरा कोई उपाय नहीं सूझा। अगली विशेषता है स्वार्थ रहित समाज का निर्माण। प्लेटो जानता था कि व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, रक्त संबंध और संपत्ति की संग्रह प्रवृत्ति उसे श्रेय से गिरा देती है। शासक को यह आवश्यक नहीं कि वह सुशिक्षित हो, अपितु यह आवश्यक है कि जिस सामाजिक पर्यावरण में वह काम करता है वह शुद्ध होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। प्लेटो जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं है, पर कड़वी कुनैन के रूप में रोग से मुक्त होने के लिए इसे लेना अत्यंत आवश्यक समझा। उसे विश्वास था कि सारी सामाजिक बुराइयां की जड़ संपत्ति और परिवार की व्यवस्था है, इसलिए आदर्श समाज में इन्हें कोई स्थान
नहीं दिया गया। यह एक महान क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए उसने ऐसा किया था। तो ये थी प्लेटो के संपत्ति संबंधी जो उसका सिद्धांत है उसकी प्रमुख ही विशेषता है। अब देखो अपने जो प्लेटो का जो साम्यवाद है और जो आधुनिक साम्यवाद है उससे हम दोनों की तुलना करते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद क्या था और आधुनिक साम्यवाद में क्या है। तो प्लेटो ने अपने साम्यवाद को इतिहासपरक दृष्टि से नहीं देखा, यानी उसकी इतिहासपरक दृष्टि से उसको नहीं परखा, उसकी जांच नहीं की, और इससे उसका उद्देश्य एकमात्र स्वच्छ सुदृढ़ और निरंतर शासन देना था। इसलिए उसने साम्यवाद सिर्फ शासक वर्ग तक ही सीमित रखा और जनमानस को इसके लिए बाध्य नहीं किया। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु साम्यवाद के प्रयोग के कारण बार्कर ने इसे एक नई सामाजिक व्यवस्था कहा है। बार्कर के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद उसके न्याय की अवधारणा का प्रतिफल था। न्याय के अनुसार व्यक्ति का व्यवस्था से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु उसे कार्य करते रहने पड़ेंगे जो उसकी सामाजिक व्यवस्था उससे मांगती है। शासकों और सैनिकों को साम्यवाद का पालन करना पड़ेगा यदि वे न्याय का पालन करना चाहें, क्योंकि उन्हें वे कार्य करने पड़ेंगे तो विवेक और शौर्य के कार्य हैं, इसलिए वे कार्य उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। क्षुधा क्षेत्र के कार्य यानी धन और कमाना और ये वासना। इस प्रकार शासकों एवं सैनिकों के लिए साम्यवाद का मनोवैज्ञानिक आधार है। तो ये देखो, ये है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में दोनों में अंतर। अब देखो अपने प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलना करने के लिए हम दोनों में समानताएं क्या हैं, यानी प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में दोनों में समानताएं क्या है, दोनों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो परस्पर समानता लिए है, जो समान मेल रखती है। पहला है समष्टिवादी दृष्टिकोण अपनाना, यानी प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में दोनों में क्या समानताएं हैं। तो पहली है समष्टिवादी दृष्टिकोण अपनाना। दोनों में समष्टिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी दोनों सामाजिक हित में ही व्यक्तिगत हित को मानते हैं, यानी समाज का हित है उसमें व्यक्ति का हित है। ये बात दोनों ही मानते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण मानता है और प्लेटो का साम्यवाद भी मानता है। वर्ग संघर्ष अनुचित, दोनों में व्यवस्था में न्याय स्थापित कर वर्ग एवं व्यक्तिगत संघर्ष को दूर करने की बात कही गई है। दोनों में शक्ति एवं पदों के लिए अनुचित एवं अनावश्यक होड़ को समाप्त करने का प्रावधान है। अगला है लोक कल्याणकार की भावना, दोनों में लोक कल्याणकार की भावना है, यानी जो आधुनिक साम्यवाद है उसका भी उद्देश्य लोक कल्याण है और जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका भी उद्देश्य लोक कल्याण। उत्पादन के स्रोतों पर होड़ समाप्त करने की मांग, दोनों में भिन्न भिन्न समूह एवं वर्गों के मध्य उत्पादन के स्रोतों पर अधिकार करने हेतु अनियंत्रित होड़ को समाप्त करने की बात की गई है। तो देखो, ये है प्रमुख समानताएं, किसमें प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में प्रमुख समानताएं क्या है। तो इन समानताओं को देखते हुए कैटलिन ने प्लेटो को प्रथम साम्यवादी माना है एवं मैक्स ने यह कहा है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। कार्ल पायर ने प्लेटो को प्रथम समाज निर्माता की संज्ञा दी। तो ये तो थी प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में प्रमुख समानताएं कौन कौन सी हैं। अब देखो दोनों में असमानताएं कौन सी हैं। प्लेटो का दर्शन आध्यात्मिक है, आधुनिक साम्यवाद भौतिकवादी। प्लेटो का दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है जबकि आधुनिक साम्यवाद घोर भौतिकवाद के दर्शन है। दूसरा है प्लेटो का राजनीतिक समाधान, मार्क्स का आर्थिक। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक समाधान है, यानी इसमें समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की बात बनाने की बात की गई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, जबकि आधुनिक साम्यवाद में समान आर्थिक वितरण पर जोर दिया गया। यानी आधुनिक साम्यवाद में यह कहा गया है कि भाई समाज के अंतर्गत सभी लोगों के अंतर्गत जो भी संसाधन है उन संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, जबकि प्लेटो यह कहता है कि भाई जो शासक वर्ग है, जो संरक्षक वर्ग है, उसके पास में किसी प्रकार की संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। तो दोनों में देखो ये अंतर है। फिर तीसरा अंतर आता है सामूहिक स्वामित्व का अभाव। प्लेटो के साम्यवाद में सामूहिक स्वामित्व की बात नहीं की गई है। दार्शनिक राजा स्वयं या सामूहिक रूप से कुछ भी अपने पास अधिकार नहीं रखते। अगली यह समानता है प्लेटो का साम्यवाद अर्ध और मार्क्स का साम्यवाद पूर्ण।
प्लेटो का साम्यवाद अर्थ साम्यवाद है, जिसमें सिर्फ शासक और सैनिक ही सम्मिलित हैं। उत्पादन वर्ग पर प्लेटो का साम्यवाद लागू नहीं होता है। आधुनिक साम्यवाद समाज के हर वर्ग पर समान रूप से लागू होता है। स्त्रियों की सामूहिक व्यवस्था। प्लेटो के साम्यवाद में स्त्रियों की भी सामूहिक व्यवस्था है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में स्त्रियों के संबंध में ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं। अगली असमानता है प्लेटो का साम्यवाद नकारात्मक है, आधुनिक साम्यवाद सकारात्मक है। प्लेटोवादी साम्यवाद नकारात्मक है, बार्कर के अनुसार यह एक प्रकार की तपस्या है। आधुनिक साम्यवाद सकारात्मक है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सबको वस्तुओं के सही वितरण का लाभ दिया जाना चाहिए। न्याय का अर्थ है उनके लिए उनको सौंपे गए कार्य को करना ही नहीं है, वर्ण उनका अर्थ तो व्यक्तियों के मूल अधिकार में निहित है, जिसके द्वारा वे अपने कार्यों के बदले में पर्याप्त पुरस्कार की मांग करते हैं। तो देखो ये थी प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में प्रमुख असमानताएं कौन कौन सी थी। अब देखो अपना अगला पॉइंट है प्लेटो के साम्यवाद में प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं। यानी प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया था उसकी किन आधारों पर आलोचना की जाती है। तो प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख आधार निम्न प्रकार से। सबसे पहली है समाज के विकास में बाधक। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जिससे समाज का विकास होता है। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, जिससे समाज का विकास ही रुक जाता है। तो पहली बात तो क्या है, समाज के विकास में बाधक है। बाधक क्यों है? क्योंकि प्लेटो यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश की एकता को खतरा। संपत्ति के हितों की दृष्टि से संपूर्ण राज्य दो विरोधी वर्गों में बंट जाता है, जिससे देश की एकता को खतरा उत्पन्न होने का भय बना रहता है। तीसरा है सद्गुणों के विकास में बाधक। निजी संपत्ति की व्यवस्था नहीं होने से परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य केवल व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। अगली आलोचना है अमनोवैज्ञानिक। ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर निजी संपत्ति की व्यवस्था मानव स्वभाव का अंग है, लेकिन प्लेटो अभिभावक वर्ग को इस व्यवस्था से वंचित रखता है। अगली आलोचना है प्लेटो का साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसके परिणाम आशा के अनुकूल नहीं हो सकते। प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। अब देखो अगला फिर परिवार और पत्नियों के संबंधी साम्यवाद की आलोचना। यानी प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ उन्होंने परिवार और जो पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके भी साम्यवाद की बातें कही थी। तो पत्नियों और परिवार संबंधी जो प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था उसकी किन आधार पर आलोचना की जाती है। तो प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद एक नई कल्पना है और सिद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से इसके औचित्य पर अनेक संदेह किए जा सकते हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना की। स्त्री व पुरुष की समानता भ्रमपूर्ण। प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं कर पाता, जबकि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक उद्यमी, उत्साही और अनुदार होते हैं, और प्रायः स्त्रियां भी पुरुषों से अधिक कोमल, दयालु और संवेदनशील होती हैं। केवल प्लेटो ने लिंग के आधार पर भेदभाव किया, लेकिन और जो अन्य गुण पाए जाते हैं पुरुष और स्त्री में, उसके आधार पर प्लेटो ने अंतर नहीं किया था। अगला है मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करना। प्लेटो पति और पत्नी का संपर्क केवल यौन संबंध के लिए मानता है, जबकि यह संबंध तो संपूर्ण जीवन का आधार है। इस प्रकार उसको साम्यवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है और इस दृष्टि से यह अव्यवहारिक है। तो जो प्लेटो का साम्यवाद है उसको अव्यवहारिक भी कहा जाता है। श्रेष्ठ संतति की गारंटी नहीं। मानव के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों ही तत्वों का बहुत महत्व है। वास्तविक माता पिता का स्थान सार्वजनिक माता पिता नहीं ले सकते। स्नेह, अपनत्व, प्रेम के भाव में विकसित ये बच्चे न तो श्रेष्ठ संतति सिद्ध हो सकते हैं और न ही आदर्श राज्य के श्रेष्ठ नागरिक। परिवार के साम्यवाद में पले बच्चों की दुर्दशा को ध्यान में रखते अरस्तु कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से चचेरा भाई होना ज़्यादा अच्छा। तो देखो एक तो प्लेटो ने जब संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की बात कही तो उससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि प्लेटो ने जिस तरह से
पत्नियों के साम्यवाद की बात कही तो उससे एक श्रेष्ठ संतान पैदा होगी या एक श्रेष्ठ संतान का निर्माण हो सकेगा, यह कहना बहुत ही कठिन था। क्यों? क्योंकि बालक जब अपने सगे माता पिता के साथ रहता है तो वह कई प्रकार की नैतिक गुण उसमें विकसित होते हैं, जबकि यदि जो दूसरे माता पिता हैं उसके साथ है, अब जब बालक को यही नहीं पता है कि उसके माता पिता कौन हैं, तो इसी स्थिति में उस बालक के अंदर जो नैतिक गुण हैं वो उसमें विकसित नहीं हो सकते। अगली आलोचना है, प्लेटो एक संदिग्ध हित के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्थान को समाप्त करता है जो सदाचार की शाखा और नागरिकता के गुणों की प्रथम पाठशाला है। स्त्रियों का साम्यवाद स्वयं के गुण को नष्ट करता है, जो कि एक श्रेष्ठ स्त्री का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उस क्षेत्र में एक साधन बना दिया है जिसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जा सकता है। अगली आलोचना है, राज्य की एकता को मजबूत करने के नाम पर स्थापित परिवार के साम्यवाद की योजना ही राज्य को एकता की खतरा पैदा करती है। अगली आलोचना है, पारिवारिक जीवन के अभाव में अभिभावक वर्ग का जीवन नीरस और आनंदहीन हो जाता है और वे राज्य के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। परिवार के साम्यवाद की योजना अपने प्रकृति से अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक को अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार आचरण करना चाहिए, किंतु प्लेटो का परिवार का साम्यवाद इस प्रकार सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्लेटो का साम्यवाद अपने प्रकृति से नकारात्मक है। इसके साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य अभिभावक वर्ग के नैतिक विकास के मार्ग की बाधाओं को हटाना है। तो ये था प्लेटो के संबंध में, जो प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत था उसके संबंध में प्रमुख विचार। तो आज की क्लास में हमने प्लेटो से संबंधित साम्यवाद है इस प्रश्न का अच्छी तरह से अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आज क्लास में पढ़ाया गया ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।